स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज साइंस सेट का जो है यानी साइंस का सेट 7 है। 7वां सेट है यानी 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सेट चल रहा है उसका 7वां सेट है। और प्रत्येक सेट में हम लोग कुल 20 प्रश्न पढ़ते हैं, 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यह सक्षमता के लिए तो है ही यह सारे क्वेश्चन, अगर एचएम के लिए जो आने वाला है उसका भी यही क्वेश्चन होगा, उस लेवल का भी यही क्वेश्चन होगा। इसलिए एचएम वाले जो हैं वह भी यह क्वेश्चन देखेंगे और उसको जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। यानी एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वह क्या होता है, यानी श्वेत प्रकाश, यही जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, उजला प्रकाश जो होता है वही श्वेत प्रकाश है। उसको जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने सातों रंग में विभक्त हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो उसी को क्या कहा जाता है भाई? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम को हिंदी में बोलते हैं वर्णपट, यानी कि वह 7 रंग जो होता है जिस पर्दे पर दिखाई देता है वह स्पेक्ट्रम कहलाता है, वर्णपट कहलाता है। आखिर यह भी एक घटना है। तो जब गुजारा जाता है प्रिज्म से तो यह एक घटना घटित होता है, तो यह किसके वजह से होता है, वह क्या होता है? तो वह प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। वह किसकी वजह से होता है यहाँ? अपवर्तन की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी कि रंग अधिकतम विचलित होता है यानी कि मुड़ता है वह है। अब सातों रंग यानी कि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से आप गुजारते हो तो वह स्पेक्ट्रम पे दिखाई देता है, वर्णपट यानी जो तैयार होता है, जो पर्दा पे दिखाई देता है, तो वहाँ तो सातों रंग दिखता है। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा विचलित होता है वह कौन-सा रंग होता है सातों रंग में, यानी कि सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला कौन होता है? तो जो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा वह सबसे नीचे होगा और जो सबसे कम मुड़ेगा वह सबसे ऊपर होगा। तो याद रखिएगा, वर्णपट में यानी स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है। यानी कि सबसे अधिकतम विचलित किसका होता है, किस रंग का होता है, किस वर्ण का होता है? तो वह बैंगनी रंग होता है। किसका होता है भाई? बैंगनी रंग का होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी। और सबसे ऊपर कौन रहता है? लाल, यानी कि सबसे कम विचलित किसका होता है? तो लाल का होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिकतम विचलित जो होता है वह बैंगनी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। यानी कि किसी भी एक कण पर जब कोई प्रकाश पड़ता है तो वह क्या होता है कि पड़ने के बाद उस कण के द्वारा चारों तरफ से प्रकाश छितरा जाता है, यानी कि फैल जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? तो वह प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी कोलाइडी विलयन में, विलयन का मतलब होता है घोल, तो विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी भी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो वह टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहेंगे?
टिंडल प्रभाव। लेकिन वह कब? जब किसी कोलाइडी विलयन में दूध भी जो होता है वह भी कोलाइडी विलयन कहलाता है, या कुहासा होता है, यह सभी कोलाइडी में ही आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, यानी चंद्रमा पर खड़ा अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है? जब वह आकाश की तरफ देखता है तो आकाश उसको किस कलर का दिखाई देता है, किस तरह का प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा, उसको काला दिखाई देता है। किस कलर का दिखाई देता है भाई? काला प्रतीत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। अब काला क्यों प्रतीत होता है भाई? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जितना भी एरिया है अंतरिक्ष, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो कैसा प्रतीत होगा भाई? काला प्रतीत होगा, इसीलिए काला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल के कण क्या होते हैं भाई? तो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। क्या? नीला रंग जो होता है उसको, वायुमंडल में जो भी कण होते हैं वह कण नीला रंग जो होता है उसको सबसे ज्यादा प्रकीर्णित कर देते हैं, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है? यानी कि जल में कौन जो है घुल जाता है, विलय है जो घुलता है, इसमें से कौन है? तो बेंजीन, ग्लूकोस, भाई ग्लूकोस ही है। ग्लूकोज जो होता है वह क्या है? जल में विलय है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? मतलब तीन बंधक वाला, तीन बॉन्ड वाला तत्व कौन है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, एल एल्यूमिनियम। यही जो है क्या है? त्रिबंधक तत्व है। एल यानी एल्यूमिनियम त्रिबंधक तत्व है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है? क्या भाई? तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है, इसमें से कौन है? Fe आयरन, Na सोडियम, Mn मैग्नीज, Au सोना। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, Mn मैग्नीज धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है? मतलब किस विधि के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा धातु को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है? विद्युत लेपन, शोधन, मिश्र धातु में परिवर्तन, निस्तापन। तो मिश्र धातु में परिवर्तन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु में परिवर्तन। याद रखिएगा, मिश्र धातु में जब उसको परिवर्तन कर दिया जाएगा
परिवर्तित कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा किसमें? तो मिश्र धातु में, तब वह धातु क्या हो जाएगा? बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इसीलिए मिश्र धातु मजबूत होता है, मिश्र धातु में बदल दीजिए, बदलवा दीजिए, बदल दिया जाएगा। किसी भी धातु को मिश्र धातु में बदलने से वह सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? भाई विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है इनमें से? तांबा, सोना, सिल्वर, लेड। तो सबसे विद्युत का सर्वोत्तम चालक इसमें से सिल्वर है। सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सिल्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है? भाई किसमें धातु के गुण नहीं पाया जाता है? पीतल, आर्गन, लेड, बेरियम। तो आर्गन जो है इसका सही आंसर होगा। धातुई गुण कह रहा है क्योंकि आर्गन धातु नहीं है। आर्गन क्या है भाई? यह तो गैस है और गैसीय अवस्था में हमेशा अधातु पाया जाता है, लगभग-लगभग। तो आर्गन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि आर्गन में धातुई गुण नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ध्यान दीजिए भाई, सबसे पहले मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ट्रैकिया का मतलब होता है श्वास नली। ट्रैकिया का मतलब क्या होता है भाई? ट्रैकिया का मतलब श्वास नली, मतलब सांस लेने का जो नली होता है वही ट्रैकिया कहलाता है। यानी ट्रैकिया का दूसरा नाम आप कह सकते हैं श्वास नली या सांस की नली। ट्रैकिया होता है और उसका लंबाई होता है 11 सेंटीमीटर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए दिया है जाइलम द्वारा, ऑप्शन बी है फ्लोएम द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम द्वारा। पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं याद रखिएगा फ्लोएम में पाई जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकालने की क्रिया कहलाती है। मतलब पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकालने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मूल दाब कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को मूल दाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, खनिज लवणों का अवशोषण
पौधे किस रूप में करते हैं? क्या कह रहा है खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? तो वह आयन के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आयन के रूप में। खनिज लवणों का अवशोषण पौधे आयन के रूप में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है औसत एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? अभी-अभी वाष्पोत्सर्जित यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नहीं, तो वही कह रहा है औसत एक पेड़ जो है अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? तो याद रखिएगा वह लगभग 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करता है, अपने भार के 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 100 गुना। औसत एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? ऑप्शन ए कहता है तना से पत्तियों की ओर, बी कहता है तना से जड़ की ओर, सी कहता है जड़ से तना की ओर, डी कहता है अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर जो है क्या करता है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए होंगे पहली बार आए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।